देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा सांसद का एक और प्रयास। आपको बता दें कि धरातल पर उतरा नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ेगा मोहर डाटी काली मंदिर मार्ग। आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद का यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ेगा मोहर डाट काली मंदिर और पहला वाटर आज यहाँ पर टावर जो है उसे शुरू किया जाएगा। 10 दिनों में 2 और नेटवर्क टावर लगा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। मेहर डाट काली मंदिर मार्ग अब और भी सुरक्षित हो जाएगा, लोगों को और सहूलियत मिलेगी। और ऐसे में ये बड़ी खबर देहरादून से। और नेटवर्क की जो पहले दिक्कत होती थी, कहीं ना कहीं अब वो जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ा मोहर डाट काली मंदिर मार्ग, ये बड़ी खबर। पहला टावर आज से कर दिया जाएगा शुरू और ऐसे में लोगों को अब बेहद ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। 10 दिनों में 2 और नेटवर्क टावर लगा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहर डाट काली मंदिर मार्ग अब और भी सुरक्षित हो चुका है। और ऐसे में जैसे पहले तकलीफें आती थी, कहीं ना कहीं अब वो तमाम तकलीफें जो है जनता की वो खत्म हो जाएगी। राज्यसभा सांसद का एक और प्रयास धरातल पर उतरा है और कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। डाट काली मंदिर मार्ग पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। जिले भर में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी लोगों का इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग के शिकार ज्यादातर लोग श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली और ब्रह्मपुरी समेत दूसरे क्षेत्रों के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे भी जिला अस्पताल पहुंचे और फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के इलाज का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए जिले के 2 अस्पतालों को मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। डीएम ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को भी कुट्टू के आटे के होलसेलरों के यहाँ सैंपलिंग करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। अगर सैंपलिंग में किसी भी तरह की कोई भी अनियमितताएं मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में कुट्टू का आटा अधिकतर लोग खाते हैं और ऐसे में कुट्टू के आटा को यहाँ पर खाने से कई लोग जो है वो बीमार हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है। कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो सोर्स डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिया था, तो उन्होंने 2 स्थानों को बताया है कि यहाँ से बल्क में जो कुट्टू का आटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने सभी दुकानों को भेजा था और उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी सैंपलिंग भी होगी। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है। कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग जो है वो बीमार है, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। जिला अस्पताल में इलाज जारी है और ऐसे में कई ऐसे अस्पताल हैं जो अलॉट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से 100 से भी ज़्यादा लोग जो है कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो जाते हैं और इसको लेकर तमाम निर्देश भी जारी कर दिए हैं डीएम ने। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और अब लगातार होलसेल की जो दुकान होते हैं कुट्टू के आटे के, वहां पर अब सैंपलिंग के लिए टीमों को भेजा जाएगा, वहां से सैंपल लिए जाएंगे। अगर उस सैंपल में किसी भी तरह की कोई भी कमी या फिर कोताही देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नवरात्र में जिस तरीके से कुट्टू का आटा ज़्यादातर लोग उसका सेवन करते हैं, तो कुट्टू का आटा खाने से यहाँ पर 100 लोग जो हैं वो इसके शिकार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। और ऐसे में इसमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल है। तो इलाज लगातार जारी है। पूरा जो मामला है हरिद्वार का है। जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो बीमार है। इलाज भी जारी है। 2 ऐसे अस्पताल है जिसको अलॉट कर दिया गया है और लगातार डीएम भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं और दोषियों पर अब कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिल में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और चीनी मिल में बन रही चीनी की क्वालिटी को भी चेक किया है। वहीं गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अधिकारियों के साथ 4 दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक की गई थी। साथ ही बताया कि सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण के दौरान जो भी समस्याओं का पता चला है उसको लेकर यहां पर तमाम समस्याओं का निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही बताया कि सितारगंज के चीनी मिल में लगभग किसानों का 42 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। जल्द 1.5 महीने के भीतर किसानों का बकाया भुगतान जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिल का निरीक्षण किया। इस दरमियान तमाम लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए और खास बात यह रही कि चीनी की क्वालिटी को भी उन्होंने चेक किया है। किसी भी तरह की कोई कमी नजर आई है तो उसको लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया और इस दरमियान लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। लोगों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए और समस्या जो भी थी लोगों ने समस्याओं से अवगत भी कराया। जल्दी तमाम समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी पारित कर दिए गए हैं। तो चीनी मिल में चीनी की क्वालिटी को भी चेक किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी अगर कोताही रहती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस दरमियान तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे। सभी लोगों ने यहाँ पर सौरभ बहुगुणा से बातचीत की है। क्या कुछ कमी रह रही है चीनी मिल में उसको लेकर सौरभ बहुगुणा ने जानकारी हासिल की और यहाँ पर तमाम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि अगर जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। सितारगंज आज पहली बार आया हूँ मंत्री बनने के बाद, और मैं पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से जो आपने दूसरी बार अपने भाई बेटे को जिता के भेजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको एक मौका दिया उत्तराखंड की सेवा करने का। जिस प्रदेश की मेरे दादाजी ने, जिस प्रदेश की मेरे पिताजी ने सेवा करी थी, आज मुझे भी उसका सेवा करने का मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तहे दिल से मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे साथ संघर्ष किया, 5 साल सेवा करी क्षेत्र की, और उसका आशीर्वाद हम लोग को मिला। आज आया मंत्री बनने के बाद, और सबसे पहले मैं माननीय राजेश शुक्ला जी के क्षेत्र में किच्छा में जो चीनी मिल थी उसका हमने निरीक्षण किया, और उसके बाद मैं सितारगंज अपने क्षेत्र में आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आया था, और क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान निकलना है, उसके ऊपर चर्चा करी है। मैं आने से पहले 6 दिन पहले, हमने 4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक ऑलरेडी ले चुके हैं सारे अधिकारियों के साथ। तो समस्या सारी पता है, बस आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कितना पेराई सत्र हो गया है, कितने चीनी के बन गए हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब आज देख के जा रहे हैं और बहुत जल्द इन सबका समाधान किया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि 4 दिन पहले मैंने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ ली है, और टोटल में हमारे यहाँ 396 करोड़ का, और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है, जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी प्रदेश की चीनी मिलों की बात कर रहा हूँ, कि बहुत जल्द, मैंने 40 से 50 दिन का हमने उनको टारगेट दिया है कि आप सारी जो भुगतान है उसको पूरा करके दें। धर्मनगरी हरिद्वार में निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज के रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध से करोड़ों अरबों खरबों के नुकसान के साथ भारी जनहानि भी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध वैचारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, शास्त्रिक होना चाहिए, युद्ध शास्त्र का नहीं होना चाहिए। और आगे कहा कि हमें हमेशा एक संत के समान स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि संत कभी भी उर्ग नहीं होता, हमेशा संत प्रवर्तित रहता है। और ऐसे में रूस यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर महामंडलेश्वर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को अब यहीं पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा जनहानि भी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते, देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में इंसान ने खूब धूम मचाया है। जनता के प्रति पुलिस के कारनामों और उजागर करती हुई इस चर्चित पुस्तक को खरीदने के लिए युवाओं और छात्र छात्राओं में काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर बुक स्टॉल में 3 बार भारी डिमांड के चलते ये पुस्तक जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसके बावजूद इसकी भारी मांग को देखते हुए पुस्तक विक्रेता द्वारा सभी खरीदार को संतुष्ट करने का प्रयास लगातार जारी है। उधर डीजीपी अशोक कुमार द्वारा अपने सेवा काल में शुरुआती समय में पुलिस के रवैये को लेकर 2010 में लिखी गई इस पुस्तक के वास्तविक किस्सों को लेकर लिटरेचर फेस्टिवल में विस्तृत चर्चा भी की गई है। तो ऐसे में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है बुक, लेकिन जिस तरीके से बच्चों में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है कि खाकी की इंसानियत को लेकर, खाकी में इंसान पुस्तक जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो है उसे पढ़ने के लिए उत्सुक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन डिमांड की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो बेहद ज़्यादा कम हो चुकी है। तो भारी डिमांड के चलते पुस्तक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और डीजीपी ने इस दरमियान खाकी में इंसान को लेकर चर्चा भी की है। 2010 में जिस तरीके से उनके कार्यकाल में तमाम स्थितियां रही है, जो उन्होंने फेस किया, उस सभी को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। तो आपको बता दें कि भारी डिमांड के चलते पुस्तक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन था देहरादून में और ऐसे में चौथे संस्करण को लेकर डीजीपी ने यहाँ पर खाकी में इंसान पुस्तक का विमोचन किया है। और जिस तरीके से इस पुस्तक को लेकर लोगों में जो दिलचस्पी है वो साफ तौर पर झलक रही है, साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस लिटरेचर फेस्टिवल में जो किताब है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, क्योंकि डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, सप्लाई कम है। और डिमांड हाई होने की वजह से ये जो किताब है वो हर एक बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बच्चे जो है उत्सुक है इसे पढ़ने के लिए कि आखिर खाकी में इंसान इस किताब में क्या कुछ है। आपको बता दें कि इस लिटरेचर फेस्टिवल में कॉलेज के, स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर, और इस दरमियान डीजीपी भी यहाँ पर मौजूद थे। कई सवाल जवाब भी हुए, बच्चों ने कई सवाल भी पूछे, क्योंकि जिस तरीके से बुक को लेकर उत्सुक जो है बच्चे नज़र आ रहे हैं और बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। लेकिन चर्चा के दरमियान डीजीपी ने उनको तमाम चीज़ें बताई कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में यहाँ पर स्थितियाँ बनी रही, क्या कुछ उन्होंने देखा अपने कार्यकाल में, उन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है उन्होंने अपनी किताब में किया हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के कपाट खुलने को अब कम समय बचा हुआ है और अब यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात अभी भी खस्ता है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आलवेदर कंपनी का निर्माण धीमी गति से चलने से लोगों के लिए मुसीबत लगातार बनी हुई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खादी से लेकर किसाला, खनेड़ा और आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अभी भी कई दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। हालांकि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है, लेकिन अब इस मार्ग के दुरुस्त होने के सिर्फ कयास में लोग जो है वो बैठे हुए हैं। लगातार लोग जो है वो उम्मीद जताए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बरकरार है। आपको बता दें कि धीमी गति से कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले की जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यमुनोत्री हाईवे पर धीमी गति से निर्माण का कार्य चल रहा है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह खराब स्थिति है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। चलिए तो इसी में शुरू कर लेते बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राज्य सरकार ने शिक्षक सत्र से लागू करने के लिए फैसला लिया है। ड्राफ्ट सप्ताह भर में तैयार करने के निर्देश दे दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ड्राफ्ट सप्ताह भर में तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और इसी सत्र से लागू होने के लिए बात भी कही गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर पारित किए हैं और इसको लेकर 1 हफ्ते का टाइम है।
7 दिन का यहाँ पर टाइम मोहलत दिया गया है, इसी सत्र से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र से लागू करने का फैसला जो है वो लिया है। ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए हफ्ते भर का समय भी दिया गया है और ऐसे में इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी बीच शुरू कर लेते बड़ी खबर का। मसूरी से बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को यहां पर बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि योजनाओं को लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। लोगों को पेयजल की समस्या से अब निदान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। काफी समय से पेयजल की जो समस्या थी वो थी। और मसूरी से ये बड़ी खबर, जिस तरीके से गणेश जोशी ने यहाँ पर लोगों की सहायता की है, लोगों की जो डिमांड थी उसे पूरा किया गया है, क्योंकि पेयजल की जो समस्या थी काफ़ी लंबे समय से मसूरी में बनी हुई थी और कहीं ना कहीं अब पेयजल की समस्या जो है उससे लोगों को निजात मिलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी खबर मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनता को बड़ी सौगातें दी है। मसूरी वासियों के लिए बड़ी खबर। बुराशक और आपको बता दें कि योजना को लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि जिस तरीके से पेयजल की समस्या देखने को मिलती थी, लोगों को पेयजल की समस्या से अब निदान जो है वो होगा। खबरों में आगे बढ़ते, बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण उत्तरकाशी के जंगल आग से जल रहे हैं, जिसको बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार मौके पर तैनात है। वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप विष्ट ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से पेड़ों से पिरूल गिर रहा है और इसी के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मंजर जो है वो खौफनाक है। और वन विभाग की टीम जो है लगातार मौके पर तैनात है और आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। तो यहाँ पर वन विभाग की टीम लाचार है, लगातार आग को बुझाने का प्रयास जो है वो जारी है। जिस तरीके से गर्मी की स्थिति बनी हुई है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यही नतीजा है कि आग पर काबू पाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। प्रकृति में देखिए, वातावरण में आजकल तापमान की वृद्धि हो रही है और काफ़ी समय से यहाँ वर्षा भी नहीं हुई है इस क्षेत्र में, जिसके कारण क्या हुआ कि पिरुल, ये चीड़ के जंगल से पिरुल झड़ रहा है और वनाग्नि की घटनाएं दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमारी तैयारियां ये है कि हमारी रेंज में यहाँ पे 8 क्रूज स्टेशन हमने बनाए हैं और प्रत्येक में 8-8 लोगों की टीम हमने गठित कर रखी है। अगर उस क्षेत्र में कोई भी आग की घटना होती है तो वो हमारे जो कर्मचारी हैं जो हमने नियुक्त किए हैं वो तुरंत मौके पर पहुँच के उसे बुझाते हैं। इसके लिए जो जरूरी सामान है, जैसे दंदाला हो गया और आग बुझाने के लिए पानी हो गया, राशन हो गया, उनके लिए दिन भर जो आग बुझा रहे हैं उनके लिए वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था। खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की के सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके और अस्पताल प्रबंधन को भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस बार अस्पताल प्रबंधन मरीजों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंट्रोल करने के उद्देश्य से टोकन सिस्टम को शुरू कर दिया गया है, जिससे पहले आओ पहले पाओ वाली सुविधा तो मरीजों को मिलेगी ही, साथ ही उनका समय पर इलाज भी होगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसी महीने से ये सेवा जो है अस्पताल में शुरू कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अब टोकन सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है और पहले लोग जो थे लंबी कतारों में लगते थे, समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कहीं ना कहीं अब उनकी जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टोकन सिस्टम जो है इसी महीने से इसकी शुरुआत हो गई है। तो मरीजों की भीड़ भी नहीं होगी, भीड़ पे कंट्रोल भी रहेगी। डायरेक्टर मैडम श्रीमती शैलजा भट्ट यहाँ आई थी और यहाँ की व्यवस्था को देखा तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, पर्चे के ऊपर भी और डॉक्टर्स की ओपीडी के बाहर भी, और काफ़ी भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टाफ की कमी है हमारे पास में कि हम हर कमरे के बाहर में एक वार्ड बॉय या कोई वार्ड आया खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक सजेशन था कि एक टोकन सिस्टम हर जगह लगा दिया जाए, जैसे कि मरीज आए आके अपना टोकन ले ले और नंबर पे अपने बारी का प्रतीक्षा में आए, उसे खड़ा नहीं होना पड़ेगा लाइन में और आराम से मरीज को परेशानी को देखते हुए ये परेशानी दूर करने का प्रयास। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विकासखंड जखोली के दिगधार बड़मा में स्वीकृत सैनिक स्कूल का कार्य विगत 9 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। सैनिक स्कूल का कार्य शुरू न होने पर स्थानीय जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। जनता का कहना है कि चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री धामी ने सैनिक स्कूल निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन
लगता है कि वे अपनी घोषणाएं भूल चुके हैं। जनता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र ही दिगधार बर्मा में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो समस्या क्षेत्र जनता उग्र आंदोलन जो है वो शुरू कर देगी। तो जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है वो अभी से साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हैं, उनके द्वारा भी जनपद रुद्रप्रयाग के आगमन पर चोपता में जो है ये घोषणा की गई। तो 1 करोड़ रुपए हम थाती बर्मा में जो सैनिक स्कूल निर्माणाधीन है उसके लिए स्वीकृत कर रहे। परंतु दुख की बात क्षेत्रीय जनता में इसलिए पैदा हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से ठीक 1 महीने पहले रुद्रप्रयाग जनपद में आते हैं और कहते हैं कि दिगधार सैनिक स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, स्वीकृति करने की बात करते हैं। और ठीक जैसे ही चुनाव होता है वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि सैनिक स्कूल उत्तराखंड के देहरादून में भाववाला में बनने की स्वीकृति मिलने पर धन्यवाद ज्ञापन करते। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जनपद रुद्रप्रयाग की आम जनता। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर मसराना के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई है जिससे बाइक के परकच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। वही कार के टकराने के बाद सड़क पर पलट चुकी है। कार सवार एक व्यक्ति और बाइक सवार जख्मी हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और ऐसे में कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में तफ्तीश जो है वो जारी है। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उपचार भी जारी है और पुलिस जो है वो लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड बैरियर पर आए दिन विवाद जो है वो देखने को मिलता है। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार और किन संस्था के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया है, जहां रोड पर कूड़ा एकत्रित करने के और वाहन को प्रवेश न दिए जाने पर जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद किन संस्था के कर्मचारियों ने माल रोड पिक्चर पैलेस पर किन का वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया है। किन के कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है लगातार ये जो पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने मॉल रोड पर जमकर हंगामा किया। सफाई कर रहे हैं, माल रोड की सफाई करने जा रहे हैं और उनको गाड़ी और उनकी नहीं जाने दी जाएगी और पार्किंग में गाड़ी चली जाएगी, लेकिन माल रोड समय के लिए गाड़ी नहीं जाएगी। चलिए देवभूमि लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।